हेलो अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से आप तमाम लोगों के लिए मैं हाज़िर हूँ। मेरा नाम है सैयद हाशिम रिजवी। तो ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ मैंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हमारे लद्दाख के जितने भी हैं वहाँ पे जो जॉलजी डिपार्टमेंट है और जॉलजी डिपार्टमेंट में मेनली जो फोर्थ सेमेस्टर में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए मैं ये वीडियो सीरीज़ लेके आया हूँ। इसमें हम फोर्थ सेमेस्टर में हमारा जो सिलेबस है इकोनॉमिक जॉलजी का हम उसके बारे में हम इस वीडियो सीरीज़ में बात करेंगे। आप लोगों को अगर इस वीडियो लेक्चर का अगर नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे आप मेरे से इसका ये ले सकते हो, इसका पीडीएफ ले सकते हो, या मुझे पर्सनल व्हाट्सएप करके, शायद आप सबके पास मेरे नंबर्स होंगे, या अपने दोस्तों से ला के मेरा नंबर ला के आप मेरे से उसको ये अरेंज कर सकते हो, इसको ले सकते हो। तो जैसे आप लोगों को पता है कि हमारा सिलेबस जो है इकोनॉमिक जियोलॉजी का एक सिलेबस इस तरह है। फोर्थ सेमेस्टर में जियोलॉजी का सिलेबस है। फोर्थ सेम में हमें है इकोनॉमिक जियोलॉजी। एक मिनट रुकिए। फोर्थ सेमेस्टर में हमारे पास है इस बार है इकोनॉमिक जियोलॉजी। उसमें सबसे पहले हमारा यूनिट 1.1 है। 1.1 है हमारा इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक जियोलॉजी। और दूसरा है हमारा स्कोप्स ऑफ इकोनॉमिक जियोलॉजी। और थर्ड है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ इकोनॉमिक जियोलॉजी। ये हमारा यूनिट 1.1 का सिलेबस है। तो आज के लेक्चर में हम यूनिट 1.1 के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं इकोनॉमिक जियोलॉजी का डेफिनेशन क्या है, इकोनॉमिक जियोलॉजी किस चीज़ को कहते हैं। तो इकोनॉमिक जियोलॉजी क्या है? ये जियोलॉजी का एक ब्रांच है। ठीक है, ये एक जियोलॉजी का एक ब्रांच है जिसमें हम रिसोर्सेज के बारे में स्टडी करते हैं। अब रिसोर्स के बारे में स्टडी करते हैं मतलब हम रिसोर्स के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे, है ना। ठीक, ये ब्रांच है किसका? जियोलॉजी का, जिसमें हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं? रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं। रिसोर्सेज क्या होती है? रिसोर्सेज कोई भी चीज़ जो हमारी ज़रूरत को पूरा करे उसको रिसोर्स कहते हैं। जैसे आपको पता है, जैसे कि रिसोर्स है हमारे पास, फॉर एग्जांपल गोल्ड। गोल्ड हमारे पास रिसोर्स है कि नहीं है? या हम मिनरल रिसोर्स यहाँ पे लिख सकते हैं। गोल्ड के बाद सिल्वर भी हमारे लिए रिसोर्स है क्योंकि ये हमारी ज़रूरत पूरा करती है। प्लेटिनम भी हमारे लिए रिसोर्सेस है। माइका हमारे लिए रिसोर्स है। ठीक है, जैसे आपका इसी तरह इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे लिए, मार्बल आप लोगों ने सुना होगा, ये भी एक तरह का रिसोर्स है। या इसी तरह आप लोगों ने सुना होगा बहुत सारे, हाँ, टिन, आयरन, ये सारे के सारे रिसोर्सेस है। इनको हम कहते हैं मिनरल रिसोर्स। क्या कहते हैं? मिनरल रिसोर्सेस। तो इकोनॉमिक जियोलॉजी क्या है? अगर कोई पूछेगा व्हाट इज़ इकोनॉमिक जियोलॉजी, तो हम कहेंगे इट्स अ ब्रांच ऑफ जियोलॉजी। ये जियोलॉजी का वो ब्रांच है विच डील इज़ विद द स्टडी ऑफ मिनरल रिसोर्सेस, जिसमें हम मिनरल रिसोर्सेस के बारे में स्टडी करते हैं। मिनरल रिसोर्सेस क्या हुआ? कोई भी चीज़, एनीथिंग दैट फिल आवर नीड, जो हमारी ज़रूरत को
पूरा करे, ठीक है ना, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम रिसोर्सेज कहते हैं। तो ये था इकोनॉमिक जियोलॉजी के बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन। तो अब अगर आप में से कोई पूछेगा सर इकोनॉमिक जियोलॉजी में हम मिनरल रिसोर्सेज के बारे में क्या क्या पढ़ते हैं, ना, ठीक है, हम मैंने तो पहले बोला आपको इकोनॉमिक जियोलॉजी में हम मिनरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं। और रिसोर्सेज क्या होती है, कोई भी चीज़ जो हमारी ज़रूरत को पूरा करे उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मिनरल रिसोर्सेज कहते हैं, है कि नहीं। ये हमने अभी तक पढ़ा। अब देखेंगे आगे कि हम इकोनॉमिक जियोलॉजी में मिनरल्स के बारे में, मिनरल रिसोर्स के बारे में क्या पढ़ते हैं, है कि नहीं। दूसरा हम यहाँ पे लिख सकते हैं इंक्लूड्स, यानी इकोनॉमिक जियोलॉजी इंक्लूड्स स्टडी ऑफ, इकोनॉमिक जियोलॉजी में अब हम क्या पढ़ते हैं, इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ, इकोनॉमिक जियोलॉजी इंक्लूड्स स्टडी ऑफ, पहली बात mechanism of formation of ore deposits, mechanisms of formation of ore deposits, कि और मिनरल के डिपॉजिट्स कैसे बनते हैं, किस किस तरीके से बनते हैं, किस किस मैकेनिज्म से बनते हैं, सबसे पहले हम उसको स्टडी करते हैं। दूसरी चीज़ हम क्या स्टडी करते हैं कि उन मिनरल डिपॉजिट्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करें, किस किस मेथड से एक्सट्रैक्ट करें। दूसरा हम ये एक्सट्रैक्शन मेथड्स ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करें, किस किस मेथड से एक्सट्रैक्ट करें, उसके बारे में स्टडी करते हैं। तीसरी चीज़ हम इकोनॉमिक जियोलॉजी में ये भी स्टडी करते हैं कि वैल्यू इवेल्युएशन का मतलब होता है कैलकुलेट करना। वैल्यू मीन्स कीमत, कि अगर फॉर एग्जांपल आप एक मिनरल एक्स्ट्रा करके लेके आते हो, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है कि फॉर एग्जांपल आपने 1,000 रुपये खर्चा करके एक मिनरल को बाहर निकाला। अब आपको क्या करना है कि जब आप किसी को बेचोगे तो आप 1,000 से कम में तो नहीं बेच सकते ना, क्योंकि आपने 1,000 रुपये निकालने में लगा दिया। तो आपको बेचोगे तो आप थोड़ा फ़ायदा लेके बेचोगे ना, आप 1,500 2,000 के रेंज में आप बेचोगे, उसको कहते हैं वैल्यू इवेल्युएशन, है ठीक। कि आपने मिनरल को निकाला, उसमें आपका कितना खर्चा हुआ, ये जब आप बेचोगे तो आप कितना फ़ायदा कमाओगे, टोटल इन सब के कैलकुलेशन करने को हम वैल्यू इवेल्युएशन, तो इसके बारे में भी हम इकोनॉमिक जियोलॉजी में स्टडी करते हैं। चौथी चीज़ इकोनॉमिक जियोलॉजी में जो हम स्टडी करते हैं वो है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग, जब हम उस मिनरल को माइनिंग करेंगे, माइनिंग ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स, जब आप किसी मिनरल डिपॉजिट्स को बाहर निकालेंगे तो उससे इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा, ऑन इन्वायरमेंट, इसको हम स्टडी करते हैं। तो अगर हम शॉर्ट में बोलेंगे इकोनॉमिक जियोलॉजी क्या होती है, ये जियोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम रिसोर्सेज, मेनली मिनरल रिसोर्सेज के बारे में स्टडी करते हैं। रिसोर्सेज क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको बोला, कोई भी चीज़ जो हमारी ज़रूरत को पूरा करे वो हमारे रिसोर्स है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक टीचर हूँ, मेरे लिए आप लोग रिसोर्स हो, आप लोग हो तभी तो मुझे तनख्वाह मिलती है कि नहीं। सिमिलरली मेरे पास नॉलेज है तभी तो आपको कुछ सीखने को मिलता है। मैं आप लोगों की ज़रूरत को पूरा करता हूँ, आप लोग मेरे ज़रूरत को पूरा करते हो, तो हम भी एक तरह का रिसोर्स है। कोई भी चीज़ जो हमारे नीड्स को फुलफिल करे उसको हम रिसोर्स कहते हैं। तो रिसोर्स के जो रिसोर्स अर्थ के अंदर मिलते हैं, उन रिसोर्स के बारे में बिल्कुल सब कुछ स्टडी करने वाले सब्जेक्ट का नाम है इकोनॉमिक जियोलॉजी। इकोनॉमिक जियोलॉजी में हम क्या क्या पढ़ते हैं कि कोई भी मिनरल का डिपॉजिट कैसे बनता है, किस किस तरीके से हम मिनरल के डिपॉजिट्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं।
हम जब मिनरल को निकालेंगे और बेचेंगे कितना खर्चा करेंगे और कितना कमाएंगे वो सब कैलकुलेट करने को भी वो भी इंक्लूड होता है इकोनॉमिक जियोलॉजी में, वो भी पढ़ते हैं। इकोनॉमिक जियोलॉजी में एक और चीज़ जो हम पढ़ते हैं वो ये है कि इकोनॉमिक जियोलॉजी में हम जब हम माइनिंग करेंगे तो उससे इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट होगा उस चीज़ के बारे में भी हम स्टडी करते हैं। ठीक है, ये था इकोनॉमिक जियोलॉजी के बारे में एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे स्कोप्स ऑफ इकोनॉमिक जियोलॉजी, हमारा दूसरा टॉपिक। पहला वाला हमें कहा गया है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक जियोलॉजी, ये वाला पार्ट हमने कर लिया, इंट्रोडक्शन टू मैंने नोट्स में लिख दिया। दूसरा है हमारा स्कोप्स ऑफ इकोनॉमिक जियोलॉजी। इकोनॉमिक जियोलॉजी के क्या क्या स्कोप्स है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्कोप्स क्या होते हैं ना। ठीक, स्कोप्स का मतलब होता है कि इकोनॉमिक जियोलॉजी जब हम निकालेंगे तो उसके अंदर हम किस किस टॉपिक्स को पढ़ेंगे, किन किन चीज़ों के बारे में हम इकोनॉमिक जियोलॉजी में पढ़ेंगे, उसको कहते हैं स्कोप्स ऑफ इकोनॉमिक जियोलॉजी। ठीक है, यानी स्कोप्स का मतलब होता है फील्ड है कि जैसे कि फॉर्म में एक एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा स्कोप क्या होता है। आप सभी ने सुना होगा साइंस के बारे में, साइंस का स्कोप बताओ, यानी साइंस में हम क्या क्या पढ़ते हैं वो बताओ। साइंस का स्कोप ये है कि सबसे पहले साइंस में हम बायो के बारे में पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं। दूसरा हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तीसरा हम फिज़िक्स पढ़ते हैं। बायोलॉजी में हम बॉटनी पढ़ते हैं और जूलॉजी पढ़ते हैं। फिज़िक्स में हम जैसे कि क्या पढ़ते हैं आपको पता है, हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं, हम मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ते हैं, हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं, हम फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं। इसी तरह केमिस्ट्री में हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं और फिज़िकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक में भी कई सारे ब्रांचेस हैं, जैसे कि इनऑर्गेनिक में भी कई सारे ब्रांच हैं, जैसे कि आपका क्या बोलते हैं इसको, सॉरी पहले फिज़िकल में आप लोग थर्मोडाइनमिक्स के बारे में पढ़ते हो। ठीक है, फिज़िकल में आप सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ते हो, या ऑर्गेनिक में आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग जैसे कि है अल्कोहल्स के बारे में पढ़ते हो, है ना। ठीक, फिनाइल के बारे में पढ़ते हो या फिनोल्स के बारे में, बहुत सारे। तो साइंस के अंदर देखिए कितने सारे टॉपिक्स को हमें पढ़ना होता है। ये हुआ स्कोप ऑफ साइंस की सब्जेक्ट कितना फैला हुआ है कि इस सब्जेक्ट साइंस के अगर स्कोप की बात करें तो हम साइंस के अंदर किस किस टॉपिक्स को पढ़ते हैं उसकी बात हो रही है। इस तरह कह रहा है कि जब अगर इकोनॉमिक जियोलॉजी के स्कोप के बारे में बताओ, इसका मतलब ये हुआ कि इकोनॉमिक जियोलॉजी के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ते हैं उसके बारे में बताओ, ये यही बात कर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले इकोनॉमिक जियोलॉजी में हम किस किस टॉपिक्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक जियोलॉजी में हम मेटालिक मिनरल डिपॉजिट्स के बारे में पढ़ते हैं। अब मेटालिक मिनरल डिपॉजिट्स क्या होता है, मेटेलिक मिनरल्स आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल देखा होगा। पीरियोडिक टेबल मैं आपको दिखा देता हूँ पीरियोडिक टेबल के बारे में। आप सबने अपनी लाइफ में कभी न कभी पीरियोडिक टेबल को देखा होगा, है ना। ठीक, तो ये है हमारा पीरियोडिक टेबल, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, ये है हमारा पीरियोडिक टेबल जो हमने 10th क्लास में भी इसके बारे में पढ़ा है, 9th क्लास में भी पढ़ा है और 11th 12th क्लास में भी हमने पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा है। पीरियोडिक टेबल में हमें मेनली दो तरह के एलिमेंट्स मिलते हैं। जैसे कि एक है ये वाले, इसको हम कहते हैं, सॉरी
आप इस तरह देख सकते हो, जैसे कि आप यहाँ देखो, ये ब्लू कलर वाले आप देख सकते हो, जैसे ये वाला, दिस वन, जस्ट वेट, दिस वन, दिस वन, ये पूरा का पूरा ये वाला, ये सारे के सारे हैं मेटल्स, इनको कहते हैं अल्कली मेटल्स। ये आप देख सकते हो अल्कली मेटल्स है। उसके बाद ये इस वाले को हम कहते हैं, इन इन एलिमेंट्स को हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, पहले आपको पता है पीरियोडिक टेबल में एक होता है ग्रुप्स, एक होता है पीरियड। पीरियड हुआ यहाँ से यहाँ, इसको कहते हैं पीरियड्स। देखो कितने पीरियड्स है, ये एक पीरियड है, ये भी एक पीरियड है। ठीक है ना। अब ग्रुप्स की बात करें तो जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं वो ग्रुप्स है। ये एक ग्रुप है, 18 ग्रुप्स है शायद हमारे पास। ये ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, इसी तरह ये भी एक ग्रुप है। तो जो पहला वाला ग्रुप है ना, पहले ग्रुप में हाइड्रोजन के अलावा इन सब के सब को हम कहते हैं अल्कली मेटल्स। इसी तरह ग्रुप नंबर 2 को हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इस तरह ये वाला जो ये बीच वाला एरिया है, इनको हम कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स, है ना। ठीक, ये एलिमेंट्स को हमने नाम दिया है कि नहीं। तो क्या है कि, एक मिनट रुकिए, थोड़ा इसको साफ करने दो। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं कि मेटेलिक मिनरल डिपॉजिट्स के बारे में पढ़ते हैं। यानी मेटेलिक मिनरल डिपॉजिट्स मींस डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल्स containing metallic elements। मेटेलिक एलिमेंट्स मैंने आपको बताया, अगर देखो मैंने आप लोगों को इससे पहले बताया है कि सबसे पहले आते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जब वो एक दूसरे के साथ जुड़ता है तो हमें बनता है एटम्स। ये एटम्स के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उसके बेसिस पे एटम्स को हम किस एलिमेंट का है वो बताते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक एटम के अंदर एक प्रोटॉन है तो वो हाइड्रोजन का एटम हुआ। अगर अगर उसमें के अंदर 2 एटम हुआ तो हीलियम का हुआ। अगर उसके 3 एटम हो तो वो लिथियम का हुआ। अगर 4 अगर प्रोटॉन होगा तो वो बेरिलियम का हुआ। अगर 5 प्रोटॉन होगा तो वो बोरॉन का हुआ। 6 अगर प्रोटॉन होगा तो कार्बन हुआ, है कि नहीं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बेसिस पे हम उसको नाम देते हैं कि वो किस एलिमेंट का है। जब कई सारे एक एलिमेंट के कई सारे एटम एक साथ आते हैं तो उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स। जब कई सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ आते तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड केमिस्ट्री में, और जियोलॉजी में हम उसी को मिनरल कहते हैं। लेकिन जब कई सारे मिनरल एक साथ आते हैं हमें बोलता है रॉक, है कि नहीं। ये मैंने आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर में भी बताया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते देखिए क्या कह रहा है कि मेटेलिक मिनरल डिपॉजिट्स। सबसे पहले इकोनॉमिक जियोलॉजी में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, मेटेलिक मिनरल डिपॉजिट्स के बारे में पढ़ते हैं। यानी उन मिनरल्स के डिपॉजिट्स के बारे में पढ़ते हैं, उन डिपॉजिट्स के बारे में पढ़ते हैं जिसके अंदर जो मिनरल पाया जाएगा उसके अंदर क्या होगा, मेटल्स होगा, मेटेलिक एलिमेंट्स होंगे। मेटेलिक एलिमेंट्स ये सारा का सारा मेटेलिक एलिमेंट्स है। हाइड्रोजन को छोड़ के ये सारा का सारा मेटेलिक एलिमेंट है जो मैंने पिंक कलर में आपको दिखाया यहाँ पर। जैसे कि आपका लिथियम एक मेटेलिक एलिमेंट है, बेरिलियम मेटेलिक है, जैसे ये टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ये सारे के सारे मेटेलिक है, रुबिडियम, स्ट्रोंशियम। अगर जिस मिनरल के अंदर भी ये वाले एलिमेंट्स पाए जाएंगे उनको हम कहेंगे मेटेलिक मिनरल्स। तो मेटेलिक मिनरल डिपॉजिट्स हुआ वो मिनरल के डिपॉजिट जिसके अंदर मेटेलिक एलिमेंट्स होगा, है कि नहीं। तो सबसे पहले इकोनॉमिक जियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, मेटेलिक मिनरल डिपॉजिट्स के बारे में पढ़ते हैं। मेटेलिक मिनरल डिपॉजिट यानी डिपॉजिट्स ऑफ द मिनरल्स, उन मिनरल्स के डिपॉजिट्स जिसके अंदर मेटेलिक एलिमेंट्स पाया जाएगा। मेटेलिक एलिमेंट्स का मतलब ये वाले एलिमेंट्स पाया जाएगा। ठीक है, अब उसका एग्जाम्पल जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, जैसे कि एक मिनरल है उसका नाम है ओलिवीन। आप लोगों ने सुना होगा, ओलिवीन एक मिनरल है, VIOLIVI। ओलिवीन एक मिनरल है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा। ओलिवीन में क्या आता है, FeMg, ठीक है ना, आता है, और SiO कुछ आता है कि नहीं, ऐसा कुछ उसका केमिकल फॉर्मूला है FeMg। ये दोनों मेटालिक है कि नहीं है। ये देखो आप, Fe किधर है हमारा, Fe आयरन है, आपको पता है वो मेटालिक है। Fe हमारा इधर का होगा, ये हुआ Fe मेटालिक है। Mg भी हमारा मेटालिक होगा। Mg किधर है हमारा, मैग्नीशियम। Fe के बाद है Mg।
Mg का, हाँ Mg, ये देखो ये भी मेटालिक है। तो हम क्या कहेंगे, ओल्वीन को हम एक मेटालिक मिनरल कहेंगे, क्योंकि ओल्वीन के अंदर मेटालिक एलिमेंट्स था। ओल्वीन एक मिनरल तो है, लेकिन ओल्वीन को हम क्या कहेंगे, मेटालिक मिनरल कहेंगे, क्योंकि उसके अंदर जो मिनरल, ओल्वीन के अंदर जो मिनरल है वो मेटालिक वाली कैटेगरी से आया। ठीक है, पीरियोडिक टेबल को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते, एक मेटालिक और नॉन मेटालिक। ये वाले हुए नॉन मेटालिक, ये वाला है नॉन मेटालिक एलिमेंट्स, इनको कहते हैं मेटालिक एलिमेंट्स। ठीक है, जिन भी मिनरल के अंदर मेटालिक एलिमेंट पाया जाएगा उन मिनरल्स को हम मेटालिक मिनरल्स कहेंगे। मेटालिक मिनरल के डिपॉजिट्स के बारे में स्टडी करते हैं इकोनॉमिक जियोलॉजी में हम सबसे, जैसे कि आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये अपना कॉपर, अल्मुनियम और प्लेटिनम, ये सारे के सारे क्या है, मेटालिक मिनरल्स है। इनके डिपॉजिट्स को हम मेटालिक मिनरल डिपॉजिट कहते हैं। तो अब इनके बारे में क्या, मेटालिक मिनरल डिपॉजिट्स के बारे में हम क्या स्टडी करते हैं इकोनॉमिक जियोलॉजी में, कि वो कैसे बने। फॉर एग्जांपल आयरन का डिपॉजिट कैसे बना, ठीक है ना, किस किस प्रोसेस से बना, एक तो उसके बारे में स्टडी करते हैं। दूसरी चीज़, ठीक है बना तो है, अब उसको निकालेंगे कैसे, एक्सप्लोरेशन मेथड्स के बारे में स्टडी करते हैं। अब वैल्यू इवेल्युएशन मैंने पहले बताया, उसके बारे में स्टडी करते हैं। चौथी चीज़, जब हम आयरन को अगर माइनिंग करेंगे या मेटालिक मिनरल को माइनिंग करेंगे, उससे इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा, उसके बारे में भी हम स्टडी करते हैं। किसमें, इकोनॉमिक जियोलॉजी में। ये हुआ पहला स्कोप। ठीक है, अब इसी तरह इकोनॉमिक जियोलॉजी में दूसरी चीज़ हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, इंडस्ट्रियल मिनरल डिपॉजिट्स या नॉन मेटालिक मिनरल डिपॉजिट्स के बारे में स्टडी करते हैं। नॉन मेटालिक मिनरल डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट्स हुआ, नॉन मेटालिक मिनरल डिपॉजिट्स किसको कहते हैं, या इंडस्ट्रियल मिनरल डिपॉजिट, नॉन मेटालिक मिनरल डिपॉजिट किसको कहते हैं, डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल्स, deposits of minerals containing non-metallic element। जिस भी मिनरल के अंदर, जो भी मिनरल नॉन मेटालिक एलिमेंट का बना होगा उसको हम कहेंगे नॉन मेटालिक मिनरल। जैसे कि एग्जांपल आप लोगों ने डायमंड सुना होगा, DAIMOND। डायमंड नॉन मेटालिक है, क्योंकि डायमंड किस चीज़ का बना है, कार्बन का बना है। आप देख सकते हो कार्बन नॉन मेटालिक मिनरल एलिमेंट है कि नहीं है कि नहीं। तो वो मिनरल जो, देखो मैंने पहली बात तो याद रखना, जितने भी मिनरल है वो सारे के सारे एलिमेंट्स के बने हैं। अब एलिमेंट्स दो तरह के हैं, या मेटालिक होगा या नॉन मेटालिक होगा। अगर मिनरल के अंदर जो एलिमेंट है वो अगर मेटालिक होगा तो हम मेटालिक मिनरल कहेंगे। मिनरल के अंदर जो एलिमेंट है अगर वो नॉन मेटालिक होगा तो हम उसको नॉन मेटालिक मिनरल कहेंगे। ठीक है, डायमंड एक नॉन मेटालिक मिनरल है, क्योंकि डायमंड किसका बना है, कार्बन का बना है, कार्बन एलिमेंट का बना है, और कार्बन एक नॉन मेटालिक एलिमेंट है। ठीक है, तो याद रखना ये चीज़। तो ज़्यादा कट टू शॉर्ट करते हैं, इंडस्ट्रियल मिनरल डिपॉजिट्स या नॉन मेटालिक मिनरल डिपॉजिट उन डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल को कहते हैं जिनके अंदर नॉन मेटालिक एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कि उनके अंदर बोरॉन होगा, कार्बन होगा, नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, फ्लोरीन होगा, नियॉन होगा, आर्गन, क्रिप्टॉन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, स्लेरियम, ठीक है, स्लेनियम, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे के सारे एलिमेंट अगर किसी मिनरल में पाया जाता है तो उस मिनरल को हम क्या कहेंगे, नॉन मेटालिक मिनरल कहेंगे। ठीक है, नॉन मेटालिक मिनरल के अंदर नॉन मेटालिक एलिमेंट्स पाए जाते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जाम्पल देखे सर, आप सभी ने सुना होगा मीथेन के बारे में, है कि नहीं, CH4, ये एक नॉन मेटालिक है। आप देख सकते हो CO2, ये भी नॉन मेटालिक है ना, ठीक। HCl ये नॉन मेटालिक है कि नहीं। तो क्योंकि ये जो उसकी CH4 के अंदर जो भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे क्या है, वो दोनों, ये चाहे कार्बन हो चाहे हाइड्रोजन हो, ये दोनों नॉन मेटालिक मिनरल है, नॉन मेटालिक एलिमेंट्स है। ठीक है, अब इनके बारे में क्या स्टडी करते हैं, इनकी ऑरिजिन के बारे में स्टडी करते हैं। नॉन मेटालिक मिनरल्स की ऑरिजिन के बारे में स्टडी करते हैं, कैसे बना, उनके एक्सप्लोरेशन कैसे करें, उस मेथड्स के बारे में स्टडी करते हैं। उनकी वैल्यू इवेल्युएशन के बारे में स्टडी करते हैं कि कैसे उनकी कीमत को तय करेंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे। और जब हम उनको एक्सट्रैक्ट करेंगे, जब हम उसको ज़मीन से बाहर निकालेंगे, उसकी वजह से, माइनिंग करने की वजह से इन्वायरमेंट पे क्या इम्पेक्ट होगा, उन चीज़ों के बारे में भी हम इकोनॉमिक जियोलॉजी में स्टडी करते हैं। तीसरा हमारा इकोनॉमिक जियोलॉजी का स्कोप है वो है फॉसिल फ्यूल के बारे में। ठीक है, इकोनॉमिक जियोलॉजी में तीसरी चीज़ हम किसके बारे में पढ़ते हैं, फॉसिल फ्यूल के बारे में पढ़ते हैं। फॉसिल फ्यूल किसको कहते हैं, फॉसिल फ्यूल हुआ एनर्जी
गिविंग एनर्जी गिविंग मिनरल्स। एनर्जी गिविंग मिनरल्स को, वो मिनरल्स जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना, और जो जो किससे, जिनके रिलेशन किससे होगा, प्लांट्स और एनिमल से होगा, ठीक। वो मिनरल्स जो प्लांट्स और एनिमल से जिनका कोई लेना देना है और जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उन मिनरल्स को या उन रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं, उन रिसोर्सेज को हम कहते हैं एनर्जी गिविंग रिसोर्सेज। मिनरल की जगह आप रिसोर्सेज लिख सकते हो, ठीक है। फॉसिल फ्यूल एनर्जी गिविंग रिसोर्स है, वो रिसोर्सेज होते हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और एक और चीज़, आप एनर्जी तो हमें यूरेनियम भी प्रोवाइड करता है, बट यूरेनियम को हम फॉसिल फ्यूल नहीं कह सकते क्योंकि यूरेनियम प्लांट और एनिमल से नहीं आया है, ठीक है ना। बट कोल कोल आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, पेट्रोल हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, या नेचुरल गैस जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इन तीनों को हम क्या कहते हैं, इन तीनों को हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं क्योंकि ये एनर्जी गिविंग रिसोर्स है। लेकिन इन तीनों का रिलेशन किसके साथ होता है, हमेशा हैव रिलेशन विथ किसके साथ, प्लांट्स एंड एनिमल्स, विथ ऑर्गेनिज्म आप लिख सकते हो सीधे। देखो अब सुनो, वो रिसोर्सेस जिनका ऑर्गेनिजम्स के साथ कोई रिलेशन होता है और जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उनको हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, समझ आया। फॉसिल फ्यूल किसको कहते हैं, सबसे पहली पॉइंट, वो रिसोर्सेस जो हमें एनर्जी देते हैं, हाँ, और जिनका प्लांट्स और एनिमल्स के साथ कुछ लेना देना होता है, उन रिसोर्स को हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं, ठीक है। हर एनर्जी देने वाला चीज़ फॉसिल फ्यूल नहीं होता। जैसे एनर्जी हमें यूरेनियम से भी मिलता है, लेकिन उसको हम फॉसिल फ्यूल नहीं कहेंगे क्योंकि यूरेनियम का प्लांट और एनिमल के साथ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। यूरेनियम रॉक से सीधे बना हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आप कोल और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को देखोगे, वो हमें एनर्जी प्रोवाइड तो करता है, प्लस उनका किसी न किसी तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्टली उनका प्लांट और एनिमल के साथ रिश्ता होता है, क्योंकि कोल और पेट्रोलियम बना ही प्लांट और एनिमल के ये डिकम्पोज होने की वजह से बनते हैं। डिकम्पोज नहीं क्या बोलते, उनकी फॉसिलाइजेशन होने की वजह से बनते हैं। तो इनको, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को हम क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल कहते हैं। तो फॉसिल फ्यूल का डेफिनेशन ये है, फॉसिल फ्यूल द एनर्जी गिविंग रिसोर्सेज दैट हैव रिलेशन विथ ऑर्गेनिज्म। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन होता है किसके साथ, ऑर्गेनिजम्स के साथ। अब आगे बढ़ते हैं। अब इन कोल और पेट्रोलियम के बारे में हम क्या पढ़ते हैं फ्यूल जियोलॉजी में, हम ठीक है भाई, हमने बोला हम कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं कि ये कैसे बना, इनके ऑरिजिन के बारे में पढ़ते हैं, या इनके हम जेनेसिस के बारे में पढ़ते हैं, GENESIS। जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं कि कोल कैसे बना, पेट्रोल कैसे बना, नेचुरल गैस कैसे बना। एक तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं। दूसरी चीज़, इनके डिपॉजिट कहाँ कहाँ मिलेगा उसके बारे में पढ़ते हैं, कहाँ कहाँ मिल सकते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तीसरी चीज़, कैसे उस डिपॉजिट को एक्सट्रैक्ट करें, किस किस मेथड से एक्सट्रैक्ट करें उसके बारे में पढ़ते हैं। चौथी चीज़, जब हम इनको निकालेंगे तो इनसे इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे आप सबको पता है, हमने कोल को बाहर निकाल के जलाया, पेट्रोल को गाड़ी में डाल के चलाया, उसका इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है आप सभी ने देखा होगा, एयर पोल्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसके बारे में भी हम इकोनॉमिक जियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं। लास्ट में वैल्यू कैलकुलेशन, कि फॉर एग्जांपल अगर हम 10,000 दे के कोल निकाला और हमने 5,000 में कोल भेजा तो हमें 5,000 का नुकसान हुआ। कभी हम 10,000 का कोल निकालते और 50,000 में भेज देते तो हमें 40,000 का फायदा हुआ। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करना, इस चीज़ को हम कहते हैं वैल्यू। इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं फॉसिल फ्यूल के, ठीक है। ये था 3 चीज़ जो हम इकोनॉमिक जियोलॉजी में इन 3 चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। चौथी चीज़ जो हम इकोनॉमिक जियोलॉजी में पढ़ते हैं वो है हाइड्रोजियोलॉजी के बारे में भी हम पढ़ते हैं। इकोनॉमिक जियोलॉजी में हम हाइड्रोजियोलॉजी के ग्राउंड वाटर के बारे में पढ़ते हैं। हाइड्रोजियोलॉजी में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, ग्राउंड वाटर के बारे में पढ़ते हैं। अब ग्राउंड वाटर के बारे में क्या पढ़ते हैं, ग्राउंड वाटर के बारे में हम ये पढ़ते हैं कि माइनिंग की वजह से जब हम किसी मिनरल को निकालेंगे तो उसके निकालने की वजह से क्या होता है कि अब फॉर एग्जाम्पल आपने एक बड़ा सा खड्डा बना के उसमें से मिनरल को बाहर निकाला। ये एक ग्राउंड था पहले, आपने क्या किया, इस ग्राउंड में एक बड़ा सा खड्डा बनाया
और इसमें से आपने सारे के सारे मिनरल बाहर निकाल दिए। अब जब इसके अंदर पानी जाएगा, वो पानी यहाँ पे जो हार्मफुल केमिकल्स होंगे उन सबको लेके नीचे चला जाता है और ग्राउंड वाटर में मिल जाता है। ये हमारा ग्राउंड वाटर है। तो ये ग्राउंड वाटर अगर हम पियेंगे तो इससे ग्राउंड वाटर को नुकसान होगा कि नहीं होगा, ग्राउंड वाटर ख़राब होगा कि नहीं होगा। इकोनॉमिक जियोलॉजी में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इस चीज़ पे ध्यान दिया जाता है कि माइनिंग तो भाई ठीक है करना है, लेकिन हमें माइनिंग करने के साथ साथ ग्राउंड वाटर को पोल्यूशन होने से भी बचाना है। इस चीज़ के बारे में भी हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक जियोलॉजी को, कि कैसे ग्राउंड वाटर को पोल्यूटेंट्स जो हम माइनिंग के वक्त निकलते हैं उससे बचाया जाए। उसके बारे में भी हम किस में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक जियोलॉजी में पढ़ते हैं। लास्ट में इकोनॉमिक जियोलॉजी में हम इन्वायरमेंटल जियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है ना। इकोनॉमिक जियोलॉजी के अंदर हम इन्वायरमेंट के बारे में भी पढ़ते हैं। इन्वायरमेंट के बारे में क्या पढ़ते हैं कि पोल्यूशन तो नहीं हो रहा, ठीक है, माइनिंग करने की वजह से पानी पे क्या इम्पेक्ट हो रहा है, माइनिंग करने की वजह से हवा पे क्या इम्पेक्ट हो रही है, माइनिंग करने की वजह से सॉइल पे क्या इम्पेक्ट हो रही है, माइनिंग करने की वजह से आसपास के बायोस्फीयर पे क्या इम्पेक्ट हो रहा है। इन सब चीज़ों के बारे में भी हम इकोनॉमिक जियोलॉजी में स्टडी करते हैं। ये हुआ हमारा स्कोप्स ऑफ इकोनॉमिक जियोलॉजी और डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक जियोलॉजी। ठीक है। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो था स्कोप्स ऑफ इकोनॉमिक जियोलॉजी के बाद हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक की इकोनॉमिक जियोलॉजी का क्या एप्लीकेशन है उसके बारे में। ये हमारा तीसरा 1.1 का तीसरा टॉपिक है कि एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक जियोलॉजी की, इकोनॉमिक जियोलॉजी की क्या क्या एप्लीकेशन है, इकोनॉमिक जियोलॉजी पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा होगा, हम इकोनॉमिक जियोलॉजी को क्यों पढ़ते हैं, है कि नहीं, क्या फ़ायदा होगा, उसका क्या एप्लीकेशन है, हम ऐसे ही फजूल में हम इतना खर्चा करके क्यों पढ़े इकोनॉमिक जियोलॉजी को, अब उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है कि सबसे पहला एप्लीकेशन इकोनॉमिक जियोलॉजी का ये है मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए। ठीक है ना। अगर हम इकोनॉमिक जियोलॉजी पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगा कि कहाँ पे गोल्ड होगा, कहाँ पे पेट्रोल होगा, कहाँ पे गैस होगा, कहाँ पे सिल्वर होगा, कहाँ पे आयरन होगा, हमें तभी पता चलेगा, है कि नहीं। अगर हम इकोनॉमिक जियोलॉजी नहीं पढ़ेंगे तो हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि हमारे पैर के नीचे जो रॉक है उसके अंदर कौन सा एलिमेंट है, कौन सा मिनरल है, उसके बारे में पता नहीं चलेगा। तो सबसे पहली चीज़ मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए हेल्पफुल है। इकोनॉमिक जियोलॉजी हमें मदद करता है, किनको, सॉरी, उन कंपनीज को मदद करता है जो रिसोर्स को तलाश करते हैं, जो मिनरल डिपॉजिट्स को तलाश करते हैं, उनको मदद करते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने टाटा स्टील के बारे में सुना होगा, आप सबने टाटा स्टील के बारे में आप सुना होगा, टाटा स्टील्स, ये इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है टाटा स्टील। या आपने एक और वेदांता का नाम सुना होगा, या आपने ONGC का नाम सुना होगा, या आपने एक वो क्या नाम है इसका, आप लोगों ने या तो सुना होगा इंडियन ऑयल, है कि नहीं, इंडियन ऑयल या इंडियन गैस के बारे में, HP जो गैस आता है ना, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का, इन सब कंपनीज के बारे में सुना होगा। ये कंपनीज क्या करते हैं, ये कंपनीज जियोलॉजिस्ट को लेते हैं जो इकोनॉमिक जियोलॉजिस्ट को अपने कंपनी के अंदर जॉब देते हैं। वो जियोलॉजिस्ट जो इन कंपनीज में काम करते हैं वो कंपनी वालों को बताता है कि कहाँ पे आपको कौन सा चीज़ तलाश करना है। फॉर एग्जांपल टाटा स्टील का काम है स्टील निकालना, है कि नहीं, आयरन को ढूंढना। अब आयरन हर जगह नहीं मिलेगा और हर कोई आयरन को नहीं ढूंढ सकता। आयरन को कौन ढूंढेगा, जिसके पास इकोनॉमिक जियोलॉजी का नॉलेज होगा। तो सबसे पहला यही बोल रहा है कि पहला एप्लीकेशन ये है इकोनॉमिक जियोलॉजी का, ये हमें मिनरल एक्सप्लोरेशन में मदद करता है। कैसे मदद करते हैं, देखो, इकोनॉमिक जियोलॉजी हेल्प्स रिसोर्स कंपनी वो कंपनीज जो रिसोर्स को निकालते हैं, है ना, ठीक, टू फाइंडिंग न्यू मिनरल डिपॉजिट्स, नए नए मिनरल डिपॉजिट्स को निकालने में हेल्प करता है इकोनॉमिक जियोलॉजी। ठीक है। अब जैसे कि नए नए मेटालिक मिनरल डिपॉजिट्स को निकालने में हेल्प करता है इकोनॉमिक जियोलॉजी, नए नॉन मेटालिक मिनरल डिपॉजिट्स को निकालने में हेल्प करते हैं। ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है, इकोनॉमिक जियोलॉजी हमें दूसरा काम इसका ये हमें मदद करता है माइंस को डिज़ाइन करने में, है कि नहीं। फॉर एग्जांपल, हम ग्राउंड के अंदर हमें कहीं पे सोना मिला, अब ऐसे ही हम टनल बना के सोना निकालने के लिए नहीं जा सकता है ना। अगर हम ऐसे ही बस भाई पहाड़ के अंदर सोना है तो हम ऐसे ही खोद के सीधे अंदर पहाड़ के अंदर चला जाए, ऐसा नहीं होता है। हमें प्रॉपर प्लानिंग के साथ उसके अंदर टनल बना के, दरवाज़ा बना के, उस पहाड़ के अंदर जाके उस गोल्ड को निकालना होता है। ठीक है ना। हम
माइन करने से पहले बराबर आसपास के एरिया को देखा जाता है कि भाई उसमें से माइन करते वक्त जो मिट्टी निकलेगा उसको कहाँ रखेंगे, है कि नहीं, और जो अंदर से जो सोना निकलेगा उसको कहाँ रखेंगे, ठीक है, लोग खाना कहाँ पे खाएंगे, पानी कहाँ पे रखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगी, गाड़ी कहाँ पे आएगी, गाड़ियों के लिए रोड कहाँ से बनेगा, है कि नहीं, या अंदर जेसीबी कैसे जाएगी, अंदर अगर ऊपर से फ्लड तो नहीं आएगा, पानी जो बारिश की आ रही है वो किस साइड, वो माइन से दूर कैसे रखा जाए, इन सब चीज़ों को देखना होता है। तो कह रहे हैं कि माइनिंग एंड डेवलप रिसोर्स डेवलपमेंट दूसरा चीज़ किस चीज़ में हेल्प करता है, एक तो माइन को डिज़ाइन करने में हेल्प करता है। देखो कहीं पे अगर सोना मिलता है तो जियोलॉजिस्ट लोग सबसे पहले सोना निकालने से पहले पूरे एरिया को स्टडी करते हैं, पूरे एरिया को स्टडी करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल कहीं बोले तो कि यहाँ से गाड़ियाँ बाहर जाएगी, यहाँ से गाड़ियाँ आएगी, यहाँ पे लोगों को, कुल्लियों को या जियोलॉजिस्ट को रहने का जगह होगा, यहाँ पे पानी का इंतज़ाम होगा, जो बारिश की पानी आएगी वो यहाँ से आगे दरिया की तरफ निकल जाएगी। इस तरह पूरा प्रॉपर प्लानिंग के साथ माइन को तैयार किया जाता है, इसको माइन डिज़ाइनिंग। इकोनॉमिक जियोलॉजी का दूसरा एप्लीकेशन ये है, इकोनॉमिक जियोलॉजी पढ़ने का दूसरा फ़ायदा ये है कि ये हमें माइन कैसे डिज़ाइन करे उसके बारे में, कैसे डिज़ाइन करे उसके बारे में बताता है। दूसरी चीज़ क्या बताता है, प्लानिंग द रिसोर्स एक्सट्रैक्शन। दूसरी चीज़ इकोनॉमिक जियोलॉजी हमें ये बताता है कि कितना रिसोर्स निकालना है। फॉर एग्जाम्पल किसी पहाड़ में सोना है, आप एक ही झटके में सारा के सारा सोना नहीं निकाल सकते ना, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, हमें सोने को कुछ इस तरह निकालना है कि आज भी हम भी इस्तेमाल कर सके, हमारा आने वाला जनरेशन भी इस्तेमाल कर सके, ठीक है, उसको कहते हैं प्लानिंग ऑफ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन में हमें हेल्प करता है। तो याद रखना, पहला इकोनॉमिक जियोलॉजी का पहला एप्लीकेशन ये है कि वो रिसोर्स कंपनीज को रिसोर्स ढूंढने में हेल्प करते हैं, ठीक है ना, बड़े बड़े कंपनीज को रिसोर्स ढूंढने में हेल्प करता है, गोल्ड ढूंढने में हेल्प करता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कहीं पे गोल्ड मिल गया फॉर एग्जांपल किसी कंपनी को, तो माइंस जो उसमें आप खोद के जो खोदने में हेल्प करता है, ऐसा कि कैसे खोदा जाए, कितने लोग अंदर जाए, कितने लोग बाहर जाए, माइन को डिज़ाइन करने में हेल्प करता है। और तीसरी चीज़ इकोनॉमिक जियोलॉजी उन कंपनीज को ये बताता है कि तुझे कितना रिसोर्स उसमें से बाहर निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना है, प्लानिंग ऑफ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन के बारे में भी बताता है। चौथी चीज़ हमें क्या बताता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स के बारे में, कि रिसोर्स को कुछ इस तरह से इस्तेमाल करना। इकोनॉमिक जियोलॉजी हमें सिखाता है कि रिसोर्स को अच्छी तरीके से कैसे इस्तेमाल करें, वो सिखाता है हमें, ठीक है ना। हम रिसोर्स जो हमें कहीं पे मिलेगा उसको हम अच्छी तरीके से कैसे इस्तेमाल करें, ठीक है ना, ताकि हम भी इंजॉय कर सके, हमारा आने वाला जनरेशन भी इंजॉय कर सके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रिसोर्स का, उसमें हमें इकोनॉमिक जियोलॉजी हेल्प करते हैं, ठीक है। ये हुआ उसका दूसरा पॉइंट। तीसरा, इकोनॉमिक जियोलॉजी क्या करता है, जियो हजार्ड मिटिगेशन में काम करते हैं। देखो हजार्ड होता है, आप लोगों ने आफत सुना होगा, अर्थक्वेक एक तरह का हजार्ड है, वॉल्केनो एक तरह का हजार्ड है, या हमारा लैंडस्लाइड जो हमारे लद्दाख में आते हैं वो एक तरह का हजार्ड है कि नहीं। तो इकोनॉमिक जियोलॉजी क्या करता है कि इकोनॉमिक जियोलॉजी, ठीक है भाई, हम अर्थक्वेक को तो नहीं रोक सकते, हम लैंडस्लाइड को तो नहीं रोक सकते, है ना, ठीक, हम इंसान हैं, वो कुदरत का एक खेल है, हम वो नहीं कर सकते, बट हम उस अर्थक्वेक की वजह से जो नुकसान होगा उस नुकसान को ज़रूर कम कर सकते हैं, है कि नहीं। हम अर्थक्वेक को नहीं रोक सकते बट हम उससे होने वाली नुकसान को कम कर सकते हैं। हम लैंडस्लाइड को नहीं रोक सकते बट लैंडस्लाइड से होने वाली नुकसान को कम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक जियोलॉजी मदद करता है कम करने में, मिनिमाइज करना मीन्स कम करने में, क्या, रिस्क को, ठीक है ना। नेचुरल हजार्ड लैंडस्लाइड की वजह से जो रिस्क होता है उसको कम करने में हेल्प करते हैं, अर्थक्वेक की वजह से जो नुकसान होता है उसको कम करने में हेल्प करते हैं। सिंक होल्स, जैसे आप लोगों ने, मैंने फर्स्ट सेमेस्टर आप लोगों को पढ़ा था, अगर आपको याद है, सिंक होल किसको कहते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारा एक ज़मीन है, ठीक है, ज़मीन के नीचे लाइमस्टोन है यहाँ पर, ठीक है, ये है लाइमस्टोन, लाइमस्टोन। अब क्या होता है कि बारिश आने की वजह से ये बारिश का पानी लाइमस्टोन के अंदर चला जाता है ऊपर से, ठीक है, मैं दूसरे कलर से शो कर देता हूँ। ऊपर से जो बारिश आती है वो लाइमस्टोन में जाती है, तो वो इस लाइमस्टोन को डिसॉल्व करके लेके जाते हैं, तो यहाँ पे सरफेस पे एक इस तरह का डिप्रेशन बनता है, उसको हम सिंक होल कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमें पता नीचे से सारा का सारा लाइमस्टोन पानी बहा के ले गया, अगर हमने यहाँ पे घर बनाया होगा ये सारा का सारा घर इसके नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा, ठीक है ना, सिंक होल से ये नुकसान होता है। इकोनॉमिक जियोलॉजी हमें
मुसीबत से सॉरी आफत से जो मुसीबतें आती है उन मुसीबतों से बचा सकती है। आफत से तो नहीं बचा सकता, लेकिन आफत से होने वाले नुकसान से बचाने में हमारा हेल्प करते हैं। उसी को मिटिगेशन का मतलब होगा मिनिमाइज करना, कम करना। जियो मीन्स अर्थ से रिलेटेड, हजर्ड मीन्स आफत। अर्थ पे जितने भी आफत है उससे जो नुकसान होता है उन नुकसानों को कम करने में हमें इकोनॉमिक जियोलॉजी हेल्प करता है। अगर हमें इकोनॉमिक जियोलॉजी की नॉलेज होगी तो हम अर्थक्वेक को तो नहीं रोक सकते, पर अर्थक्वेक से होने वाले नुकसान से कम ये कर सकते, नुकसान होगा उससे हमें इस चीज़ के बारे में पता ये चलता है। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक जियोलॉजी का एक और ये है, वो हमें क्या करता है, इकोनॉमिक जियोलॉजी का एक और एप्लीकेशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट में हेल्प करता है। इकोनॉमिक जियोलॉजी हमें सिखाता है कि किस तरह से रिसोर्स को इस्तेमाल करना है। इसका मतलब यही है सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट, कि रिसोर्स को किस तरह से मैनेज करना है उसके बारे में सिखाता है। इकोनॉमिक जियोलॉजी हमें सिखाता है कि किस तरह से रिसोर्स को इस्तेमाल करना है कि हम भी इंजॉय कर सके, हमारा आने वाला जनरेशन भी इस्तेमाल कर सके, उसको मैनेज, रिसोर्स को इस्तेमाल करना। शॉर्ट में बोले तो इकोनॉमिक जियोलॉजी हमें रिसोर्स को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना सिखाता है ताकि उसका ज़्यादा नुकसान भी ना हो, आने वाले फ्यूचर को भी बचे, हमारा भी फ़ायदा हो जाए। उसके बारे में सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट उसी को कहते हैं। ठीक है, कि रिसोर्स का कुछ इस तरह से इस्तेमाल करना कि हमें भी फ़ायदा मिले, हमारे आने वाले जनरेशन को भी फ़ायदा मिले, उसको कहते हैं रिसोर्स मैनेजमेंट। कि कैसे हम रिसोर्स को खुद भी इस्तेमाल करें और फ्यूचर के लिए बचाए, ये तरीका हमें कौन सिखाता है, इकोनॉमिक जियोलॉजी हमें इसमें भी हेल्प करता है। लास्ट इकोनॉमिक जियोलॉजी क्या करता है, लास्ट में इकोनॉमिक जियोलॉजी हमारे गवर्नमेंट्स को पॉलिसीज़ बनाने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल, इकोनॉमिक जियोलॉजिस्ट गवर्नमेंट को आइडिया देता है कि कहाँ पे आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए। फॉर एग्जांपल, कहीं पे रोड बन रहा है कि नहीं, इकोनॉमिक जियोलॉजिस्ट गवर्नमेंट को बोलता है कि सर आपको रोड कहाँ से बनाना चाहिए। आप किसी ऐसे जगह से रोड नहीं बना सकते जहाँ पे हमें सोना मिल सकता है। आप रोड को किसी ऐसे जगह से नहीं बना सकते जहाँ लोग खेती बाड़ी करते हो। इकोनॉमिक जियोलॉजी गवर्नमेंट को बताता है कि आप लैंड को कैसे इस्तेमाल करेंगे, है ना। ठीक, आप इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पे बना सकते हैं, आप रिसोर्स को किस तरह से बचा सकते हैं, ये सारे की सारी चीज़ें इकोनॉमिक जियोलॉजिस्ट किसको बताता है, गवर्नमेंट को बताता है। और गवर्नमेंट इकोनॉमिक जियोलॉजिस्ट की मदद से पॉलिसीज़ बनाते हैं कि कहाँ पे हॉस्पिटल बनाएंगे। गवर्नमेंट कहाँ पे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो बनाना चाहता है आप हमारे गाँव में, लेकिन गवर्नमेंट हमारे गाँव में हॉस्पिटल या रोड बनाने से पहले इकोनॉमिक जियोलॉजिस्ट से पूछेगा, भाई हमें हॉस्पिटल कहाँ पे बनाना चाहिए, भाई हमें रोड कहाँ से बनाना चाहिए। ठीक है, तो इकोनॉमिक जियोलॉजिस्ट अपना डाटा प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट को डाटा देता है, सर आप यहाँ यहाँ से रोड बनाएं क्योंकि इस एरिया में कोई ज़्यादा यूज़फुल चीज़ें नहीं है, ये एरिया आप अच्छी तरह से इस्तेमाल कर। इस तरह मतलब गवर्नमेंट को हेल्प करता है, डिफरेंट पॉलिसीज़ बनाने में हेल्प करता है। तो ये था हमारा इकोनॉमिक जियोलॉजी के बारे में, इसके एप्लीकेशंस के बारे में। इसी के साथ आज का क्लास हम यहीं पे रोकते हैं। तो होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आज हमने यूनिट 1.1 के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हम इकोनॉमिक, सबसे पहले इकोनॉमिक जियोलॉजी क्या है उसके बाद उसको डिफाइन किया। दूसरी चीज़, इकोनॉमिक जियोलॉजी में हम किस किस टॉपिक्स को पढ़ते हैं, यानी स्कोप्स ऑफ इकोनॉमिक जियोलॉजी के बारे में डिस्कस किया। तीसरी चीज़ हमने क्या डिस्कस किया कि इकोनॉमिक जियोलॉजी की क्या क्या एप्लीकेशन है हमारी लाइफ में, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। आप लोग, अगर आप लोगों को ये नोट्स चाहिए तो आप लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो या टेलीग्राम पे